हे गाइस, हाउ यू ऑल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो शुरू करते हैं। लेक्चर को लाइक कर दो, लेक्चर को लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। चलो मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा क्योंकि रिवीजन करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। मैं इतना बता दूं कि हमने रूल नंबर 1 एवरेज कॉस्ट पे था, रूल नंबर 2 बोनस पे था, रूल नंबर 3 राइट इशू पे बहुत इंपॉर्टेंट था, रूल नंबर 2 आपका इंटरेस्ट मंथली बेसिस, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस और डिविडेंड पे था। फिर रूल नंबर 5 भी डिविडेंड पे था कि डिविडेंड कौन से शेयर्स पे कैलकुलेट होता है। रूल नंबर 6 डिविडेंड प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पर था। याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाई थी, इस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था, मतलब इस पे एग्जांपल करवाया था। रूल नंबर 7 बस ये बताया था कि इंटरेस्ट डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। रूल नंबर 8 किस पे था, रूल नंबर 8 आपका एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे था। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया था। जल्दी बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं। चलो 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 जल्दी से जल्दी लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। अब हम आते हैं रूल नंबर 9 पर। बेटा अभी तक आपको कोई डाउट है क्या? अभी तक आपको कोई डाउट है क्या? टेल मी। अभी तक आपको कोई डाउट है क्या? टेल मी। नहीं है डाउट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है? ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज shall be added to the cost of investment. Brokerage paid at the time of sale shall be deducted from the sale proceed. अच्छा, परचेज करते टाइम एडिड, सेल करते टाइम लेस। अच्छा ओके, मतलब जब तुम शेयर परचेज कर रहे हो, डिबेंचर परचेज कर रहे हो और ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो तुम उसको परचेज कॉस्ट में ऐड करोगे। पर जब तुम शेयर और डिबेंचर और बॉन्ड सेल कर रहे हो, तो सेल करने से तुम्हें पैसे मिलेंगे, पर ब्रोकरेज तो तुम्हें पे करना पड़ेगा फिर भी। तो ऐसे केस में जो ब्रोकरेज तुम पे करोगे तो वो सेल प्रोसीड्स में से माइनस करोगे। तो परचेज करते टाइम ब्रोकरेज में ब्रोकरेज को ऐड करना है कॉस्ट में, और सेल करते टाइम ब्रोकरेज को सेल प्रोसीड से लेस करने का है। आई बात समझ में कि नहीं? सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बोलो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। समझा? तो परचेज करते टाइम ब्रोकरेज ऐड करना है, सेल करते टाइम ब्रोकरेज लेस करना है। रूल नंबर 10, we should always record the investment at the time of purchase at acquisition cost, not at face value. बात तो सही है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट को आप एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, फेस वैल्यू पे थोड़ी ना रिकॉर्ड करोगे। किस पे रिकॉर्ड करोगे? एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। किस पे रिकॉर्ड करोगे बेटे? एक्विजिशन कॉस्ट। बेटे एक्विजिशन कॉस्ट बेटे, फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो सर फेस वैल्यू किस काम की बताया था रूल नंबर 7 के अंदर? फेस वैल्यू सिर्फ डिविडेंड और इंटरेस्ट निकालने के लिए। अच्छा जी, ओ बेटे, ओ बेटे, ओ बेटे, क्लियर। चलो रूल नंबर 11 पे आओ, रूल नंबर 11 पे आओ। whenever the pre-acquisition dividend is received and credited to investment account, ये याद है आपको कौन सा रूल था? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या था?
रूल नंबर 6 बोलता है कि अगर आपको प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड मिला आप उसको इन्वेस्टमेंट में से लेस करोगे, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड मिला आप उसको P&L में ले जाओगे। हमने क्या बोला, जो डिविडेंड रिसीव हुआ है उस पीरियड में, जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है जिस पीरियड का है उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे क्या? हाँ थे, मतलब वो पोस्ट पीरियड है, नहीं थे वो प्री पीरियड है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 6 था प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में। तो ये बोलता है कि आप प्री एक्विजिशन डिविडेंड को वैसे भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्रेडिट करते हो, माइनस करते हो। देन द शेयर्स आर सोल्ड टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन सेल। Shares are sold to calculate the gain or loss on sale. The average cost per share will be calculated after deducting the pre-acquisition dividend from the cost. सर क्या कह रहा है सर? देखो 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 क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। क्या कह रहा है? सुनो 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 सुनो। रूल नंबर 11, एग्जाम्पल रूल नंबर 11 का, ठीक है ना। सपोज 1 अप्रैल 2023 वी हैव 2000 number of shares at 80 each, 10 rupees face value। फिर 1 जून 23 we bought 1500 numbers of shares at 86 each, at 86 each। 1 July 23 dividend received for last year, dividend received for last year at the rate of 15%। 1/9/23 sold 1200 number of shares at 91 each, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल नोट करो जल्दी। कर दिया? चलो सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटे, ओ बेटे, बेटे, ओ बेटे। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ बेटा, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट। बेटे चलो 1 अप्रैल को टू बैलेंस, you have a balance, you have a balance 2000 का बैलेंस है तुम्हारे पास, ठीक है, इंटू 80 लाइक 1,60,000। ऑलराइट, ऑलराइट। उसके बाद 1 जून, 1 जून टू बैंक 1500
1586 के अकॉर्डिंग 129, ठीक है। ओ बेटे अब मुझे बताओ डिविडेंड रिसीव हुआ, आपको ये डिविडेंड रिसीव हुआ होगा 3500 नंबर ऑफ शेयर्स पर, क्योंकि 2000 आपके पास पहले से ही थे, 1500 आपने परचेज किए, ठीक है ना। अगर बीच में बोनस होता, राइट इशू होता तो उस पर डिविडेंड नहीं मिलता, क्योंकि डिविडेंड लास्ट ईयर का है और बोनस और राइट इशू तो करंट ईयर में आए होंगे, तो डिविडेंड आपको पूरे इन दोनों पे मिलेगा। बट डिविडेंड कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का है। क्या लास्ट ईयर में आपके पास 1500 शेयर थे? क्या लास्ट ईयर में आपके पास 1500 शेयर थे? जवाब दो, क्या लास्ट ईयर में आपके पास 1500 शेयर्स थे? क्या लास्ट ईयर में आपके पास 1500 शेयर्स थे? द आंसर इज नो। लास्ट ईयर का डिविडेंड है, आपके पास लास्ट ईयर में 1500 शेयर्स नहीं थे। इसका मतलब लास्ट जो डिविडेंड मिलेगा 1500 शेयर्स पर वो प्री एक्विजिशन पीरियड का है। 1500 शेयर्स आपने अभी खरीदे, डिविडेंड आपको मिला है पहले का, तो इसका मतलब वो हो गया प्री। तो और 2000 शेयर्स आपके पास वी हैव लिखा है, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर में ये आपके पास शेयर थे, मतलब इसके ऊपर पोस्ट, तो डिविडेंड 2000 के ऊपर पोस्ट होगा, 1500 के ऊपर प्री होगा। चलो बताओ कितना कितना आएगा बाय बैंक, ठीक है। तो डिविडेंड 2000 इंटू 10 इंटू 15%, 2000 इंटू 10 इंटू 15%, ये हो जाएगा 3000, और 1500 इंटू 10 इंटू 15%, 10 इंटू 15%, 2250। तो ये हो गया आपका पोस्ट, ये हो गया आपका प्री। आप जानते हो पोस्ट कहां जाता है? पोस्ट जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब डिविडेंड वाले कॉलम में। पोस्ट आपका इनकम माना जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3000। और प्री जानते हो कहां जाता है? प्री कहां जाता है? प्री मतलब आपका इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, मतलब 2250। ये 2250 इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? 2250 सर फिर से बता दो, सर फिर से बता दो प्लीज सर। 2000 के ऊपर जो आपको डिविडेंड मिला वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है, क्योंकि 2000 आपके पास शेयर पिछले साल रखे हुए थे। सर कैसे पता चल रहा है? लिखा है ना बेटा वी हैव मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो आपके पास लास्ट ईयर 2000 शेयर थे, डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, तो आपने ये डिविडेंड कमाया है। पर 1500 शेयर आपके पास लास्ट ईयर नहीं थे, 1500 आपके पास नहीं थे, पर आपको डिविडेंड मिला है। पर आप इसका मतलब ये डिविडेंड आपने कमाया नहीं है 1500 के ऊपर। आपके पास 1500 शेयर लास्ट ईयर नहीं थे, ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है, शेयर आपने अभी खरीदे, तो दिस डिविडेंड बिलोंग्स टू प्री एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन मतलब 1500 शेयर खरीदने से पहले का के पीरियड का है, तो इसीलिए वो प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया, तो हमने उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब आगे चल के हम देखेंगे फर्स्ट 9 को हमने शेयर सेल कर दिए। कौन से शेयर सेल कर दिए? 1200 कौन से वाले? कुछ नहीं लिखा होगा तो फीफो नहीं मानोगे, वेटेड एवरेज करोगे। कुछ नहीं मानोगे, लिखा होगा तो वेटेड एवरेज करेंगे। तो हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट पर शेयर, एवरेज कॉस्ट पर शेयर बिफोर सेल, एवरेज कॉस्ट पर शेयर बिफोर सेल, ठीक है, बिफोर सेल, एवरेज कॉस्ट पर शेयर बिफोर सेल। तो हम इसको बोलेंगे 160, ठीक है ना। कौन कौन सा? देखो ये वाला माइनस ये वाला, माइनस करेंगे ये वाला 160 प्लस 129 माइनस 2250 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? 3500 होल डिवाइड बाय 3500 होल डिवाइड बाय 3500, ठीक है। 160 प्लस 129 प्लस माइनस 2250 डिवाइड बाय 3500, ये आ गया 81.93 मान लो, 81.93। तो जो मैं आपको रूल नंबर 11 पढ़ा रहा था वो रूल नंबर 11 अब पढ़ लो। रूल नंबर 11 क्या बोलता है? अगर आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया है और आगे चल के आप शेयर को सेल कर रहे हो, तो सेल करने के दौरान जब आप एवरेज कॉस्टिंग निकालोगे, तो एवरेज कॉस्टिंग निकालने के दौरान जो डिविडेंड आपने माइनस किया था उसको भी कंसीडर करना है। देखो ना जी,
देखो ना जी, हमने इसको कंसीडर किया ना, डिविडेंड माइनस किया ना, तो उसको कंसीडर करना है। मतलब एवरेज कॉस्ट निकालते वक्त आप प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस करोगे। तो ये जो था, ये जो था, दिस वाज रूल नंबर 11, दिस वाज रूल नंबर 11। ठीक है, अब आप निकालोगे गेन। गेन निकालने के लिए क्वेश्चन में कितने में सेल किया है? 91। तो 91 माइनस 81.93 इंटू 1200, 81 माइनस 81.93 इंटू 1200, ये आ गया 10884, 10884, 10884, 10884, 10884, 10884, 10884। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 1 सितंबर बाय बैंक, यहां पर आप हमेशा लिखते हो सेल प्रोसीड्स, यहां पर आप हमेशा लिखते हो सेल प्रोसीड्स। ठीक है ना, तो सेल प्रोसीड्स कितना हुआ है? 1200 इंटू 91 का, तो 1200 इंटू 91 सेल प्रोसीड्स कितना आया? 109,200, 109,200। यहां पर आप बाय बैंक 109,200 सेल प्रोसीड्स लिखे हो। और गेन आपका किस साइड आएगा? अपोजिट साइड आएगा। 1 सितंबर टू गेन, टू गेन 10884, 10884। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? 10884, 10884 आपने गेन लिखा। सर इसकी पोस्टिंग आपको सबको समझ में आती है ना? हाँ, पोस्टिंग समझ में आती है ना? टेक्निकली आपने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 109,200 टू इन्वेस्टमेंट, टू गेन, $98,316। ये आप पोस्टिंग कर रहे हो बेसिकली। आप ये अमाउंट कहां से आया? आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो बाय बैंक करोगे, बाय बैंक आपने किया, बैंक के सामने वाला अमाउंट, पर आपको तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, तो आपको तो ये वाला चाहिए, आपको तो 98 चाहिए, तो इसलिए आप अपोजिट साइड में 10,884 लिखोगे, 10,884 लिखोगे तो अपने आप आपका नेट बैलेंस आ जाएगा। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? चलो, सो गाइज दिस वाज डन। ये आपका सेल हुआ, और सेल करते वक्त आपने गेन निकालने के लिए आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस किया। दिस वाज योर रूल नंबर 11, दिस वाज योर रूल नंबर 11। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल पेज नंबर 7, एग्जाम्पल पेज नंबर 7। बोलो जी, क्लियर? अबे क्लियर, अबे क्लियर, 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 जल्दी बोलो। रूल नंबर 12 पे आते हैं। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12। हे मां, कब खत्म होंगे ये रूल? रूल नंबर 12, टू कैलकुलेट द ब्रोकरेज वी हैव टू मेक कैलकुलेशन ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑलवेज, नॉट ऑन फेस वैल्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल नंबर 9 पढ़ा था ब्रोकरेज वाला, कि ब्रोकरेज जो आप करोगे तो ब्रोकरेज परचेज के टाइम पे ऐड करते हैं और सेल के टाइम पर लेस करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ब्रोकरेज निकलेगा कब, निकलेगा कैसे? ब्रोकरेज कौन से फिगर के ऊपर निकलता है? क्या ब्रोकरेज फेस वैल्यू पे निकलेगा? कतई नहीं, ब्रोकरेज निकलेगा एक्चुअल कॉस्ट पे। आपने शेयर परचेज किया 81 पे, तो 81 पे ब्रोकरेज निकलेगा। आपने डिवेंचर परचेज किया 83 पे, तो 83 पे ब्रोकरेज निकलेगा। पर यहां पर एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसे मैं आपको वो चीज एक क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूं। हाँ, ये देखो, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दो। मैं आपको ये, मैंने क्वेश्चन हाईलाइट भी करके रखा है, ये मुझे आपको करवाना भी है। ब्रोकरेज जो होता है वो फेस वैल्यू पे नहीं निकलता है, ब्रोकरेज जो होता है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे निकलता है। ठीक है ना? डिबेंचर के केस में या बॉन्ड के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट होती है। तो ब्रोकरेज किस पे निकलेगा? एक्स इंटरेस्ट पे निकलेगा कि कम इंटरेस्ट पे निकलेगा? इसका सच्ची सच्ची मैं आपको बताऊं तो इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है।
बट एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या करके रखा है हमें वो फॉलो करना है। उस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या करके रखा है हमें वो फॉलो करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पर देखें तो आपने परचेज किए हैं 9000 डिबेंचर्स 98 एक्स इंटरेस्ट, फिर आपने परचेज किए हैं 12000 डिबेंचर्स 115 कम इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि एक्स इंटरेस्ट लिखा है तो अलग से इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, अलग से इंटरेस्ट पे करेंगे। 115 कम इंटरेस्ट लिखा है तो इंटरेस्ट अलग से दिखाएंगे। फिर आपने सेल किया है 110 कम इंटरेस्ट, फिर आपने, बस यही है, तो 2 बार परचेज किया है, 1 बार सेल किया है। अगर आप नीचे देखेंगे तो ब्रोकरेज 1% का है, इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, बट ये बताया नहीं गया कि ब्रोकरेज किस पे निकलेगा, ये बताया नहीं गया कि ब्रोकरेज किस पे निकलेगा। नाउ लुक इनटू द थिंग, ब्रोकरेज 1% लगेगा फॉर ईच ट्रांजेक्शन, मतलब परचेज करोगे तो ब्रोकरेज, सेल करोगे तो ब्रोकरेज। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ब्रोकरेज नहीं लगेगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस एक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जब आप परचेज कर रहे हो 9000 डिवेंचर्स तो सामने वैल्यू कौन सी लिखी है 98x, तो आप ब्रोकरेज भी 98 का ही निकालोगे, 1% मतलब 0.98 एवरी डिवेंचर का। जबकि सेकेंड ट्रांजैक्शन में 12000 डिवेंचर्स आपने परचेज किए हैं और रेट देखो क्या है 115 कम। अब जो सामने लिख रहा है कम मतलब ब्रोकरेज भी उसी पे लगेगा, 115 लिखा है मतलब इसी का 1% मतलब 1.15। इसका मतलब फ्रंट में क्वेश्चन में आपको सामने क्या दिया हुआ है एक्स इंटरेस्ट, तो ब्रोकरेज उसी पे लगाओ। आपको सामने क्या दिया हुआ है कम इंटरेस्ट, तो ब्रोकरेज उसी पे लगाओ। ठीक है, अब सेल करते वक्त वापस से जाएं तो 110 कम इंटरेस्ट, तो ब्रोकरेज भी 1% आपका लगेगा 1.1। कुछ समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कुछ समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रोकरेज 1% किस पे लगेगा, एक्स इंटरेस्ट पे लगेगा कि कम इंटरेस्ट पे लगेगा, या तो वो क्वेश्चन में बता दे। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ कम इंटरेस्ट। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा है कि ब्रोकरेज तो कम इंटरेस्ट पे ही लगेगा। अब जब लिख दिया तो आप कोई भी ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट पे नहीं निकालोगे। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। बट आई एम सेइंग कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये जो क्वेश्चन नंबर 43 था वैसा हुआ, क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा हुआ ये वाला, अब यहां लिखा है ब्रोकरेज 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, तो ऐसे केस में ईच ट्रांजेक्शन एक्स पे निकालूंगी कम पे, तो सामने देखो अगर सामने एक्स वाला ट्रांजैक्शन है तो आप एक्स पे निकाल दोगे, कम वाला है तो कम पे निकालोगे। ऐसा इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा ही सॉल्व किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ब्रोकरेज 1% किस पे लगेगा, एक्स पे कि कम पे, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। बट एक क्वेश्चन हमें ऐसा हमारे पास है जहां पर इंस्टीट्यूट ने क्या फॉलो किया है, हमें भी वही फॉलो करना है। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर एक्स इंटरेस्ट वैल्यू दी हुई है तो ब्रोकरेज उन्होंने एक्स पे ही निकाली है। अगर ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट वैल्यू दी हुई है तो आपने ब्रोकरेज कम पे निकालना है। बस ये ध्यान रखो। सर इसका कोई लॉजिक, अरे लॉजिक होता तो मैं लॉजिक बता देता है ना, जय चावला आपको लॉजिक तो डेफिनेटली बता देगा, बट मैंने क्या बोला, इसका कोई सिंगल रूल नहीं है कि एक्स पे निकलेगा या कम पे निकलेगा। ठीक है, ठीक है, वो तो क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो शायद मैं भी आपको कहता बेटा मैं भी कंफ्यूज हूं, क्योंकि कभी इंस्टीट्यूट कम पे निकालता है तो कभी एक्स पे निकालता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, आप ऐसे फॉलो करोगे। अजम्पशन लेके कर सकते हैं क्या, किस चीज का अजम्पशन लेना है, किस चीज का, इसी चीज का।
कि अगर 98x लिखा है तो हम x पे लिखाएंगे, अगर 115 कम लिखा है तो हम कम पे ही निकालेंगे। आप इस चीज का अजम्पशन लिखना चाहते हो कि आप ये अजम्पशन लिखना चाहते हो कि हम तो हमेशा x पे निकालेंगे या हम तो हमेशा कम पे निकालेंगे? क्या अजम्पशन बोलना चाह रहे हो? पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन पूछो। सर क्लास खत्म होने के बाद 1 मिनट वेट करिएगा ना, कुछ बोलना था। बिल्कुल वेट करेंगे। अजम्पशन करके लिखे आते हैं कि इंटरेस्ट कम के हैं या एक्स के। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर मैं अजम्पशन लिख के ये सॉरी, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं अजम्पशन लिख दूं कि मैं बोनस निकालूंगा हमेशा कम इंटरेस्ट पे या हमेशा एक्स पे, आपकी मर्जी। मैंने आपको जो बताया वो मैंने ये बताया ताकि आपको मार्क्स मिले। अगर आप खतरों के खिलाड़ी खेलना चाहते हो, समझते हो खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी का मतलब होता है कि आपको टीचर कह रहा है भाई सेफ प्ले करो, जैसा इंस्टीट्यूट ने किया है वैसा करो, पर आपको लग रहा है नहीं मैं हीरो, मेरा दिमाग यहां अलग चल रहा है, तो मैं लिखूंगा अजम्पशन और मैं अपना खतरा खतरा लूंगा। लो की फर्क पैंदा है, मैनू की फर्क पैंदा है, ले लो खतरा, आपकी मर्जी, आपका पेपर है, इट्स योर चॉइस। फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं आपके ऊपर? मैं फिर उन दूसरे बच्चों के ऊपर मेहनत करूंगा ना भाई, जो बच्चे एक बार में मेरी बात मान ले। तो भाई आपके हिसाब से देख लो आप क्या करना है। मैंने क्या बोला, मैंने जो समझाया वो चीज फॉलो करनी चाहिए, बात खत्म। यस श्रद्धा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया कि बोन ब्रोकरेज किस पे निकलेगा, तो आप ये अजम्पशन लिख के आओ कि जो जो सामने फ्रंट पे प्राइजेस लिखे हुए हमने बोन ब्रोकरेज उसी पे निकाला है। ठीक है, चलो फालतू क्या करोगे खतरों के खिलाड़ी खेल कर यार? किसी को कुछ मिला है इंस्टीट्यूट के साथ खतरा खेल लेकर? किसी को कुछ आज तक जिंदगी में हासिल हुआ है? आपको घंटा हो जाएगा कुछ हासिल? हाँ, तो टू कैलकुलेट द ब्रोकरेज वी हैव टू मेक कैलकुलेशन ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑलवेज, नॉट ऑन फेस वैल्यू। अब एक्चुअल कॉस्ट के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू या तो एक्स होगा या तो कम होगा, विच एवर गिवन इन द क्वेश्चन, विच एवर गिवन इन क्वेश्चन, विच एवर गिवन इन क्वेश्चन। सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, विच एवर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, विच एवर गिवन इन द क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 12। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, ऑल्सो रेफर क्वेश्चन 43। बस क्वेश्चन नंबर 43 अपन रेफर करेंगे, उसके बेसिस पे करेंगे अपन। ऑल्सो रेफर क्वेश्चन नंबर 43। रूल नंबर 13 वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, वो रिपीट हो रहा है एक तरीके से, पर ठीक है आप रूल नंबर 13 पढ़ो। In case of debentures or bonds, while sale of these securities, to calculate the gain or loss on sale, always compare X interest purchase with X interest sale after adjusting brokerage। नहीं, सही है, रूल नंबर 13 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अलग से भी है। मैंने आपको ये तो बताया था कि परचेज करते वक्त ब्रोकरेज को ऐड करते हैं और सेल करते वक्त ब्रोकरेज को लेस करते हैं। बट अगर आप डिबेंचर बॉन्ड बेच रहे हो तो आप गेन निकालने के लिए क्या कंपेयर करोगे? एक्स इंटरेस्ट परचेज वैल्यू को एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू से।
आप गेन लॉस निकालते वक्त कम कम वैल्यू, कम इंटरेस्ट वैल्यू, कम इंटरेस्ट वैल्यू, परचेज का कम इंटरेस्ट वैल्यू, सेल का कम इंटरेस्ट वैल्यू कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है ना? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आप गेन निकालते वक्त एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू को एक्स इंटरेस्ट परचेज वैल्यू से कंपेयर करोगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? तो ये बात मैं आपकी रिपीट भी करवाऊंगा, डोंट वरी, रिपीट करूंगा मैं इस बात को। यहां पर भी आप लिख सकते हो रेफर क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आप रेफर क्वेश्चन नंबर 43 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 14 एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रूल नंबर 6 वगैरह ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो रूल नंबर 14 फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत होगी तो मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। तो ये हो गए आपके मोटा मोटी, आपके मेन रूल हो गए, मोटा मोटी आपके ये मेन रूल्स हो गए। अगर कुछ नया आता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको करवाना चाह रहा हूं क्वेश्चंस, अब मैं आपको करवाना चाह रहा हूं क्वेश्चंस। तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन से क्वेश्चन से शुरू करें? शेयर वाले क्वेश्चन से शुरू करें कि डिबेंचर बॉन्ड वाले क्वेश्चन से शुरू करें? कौन से क्वेश्चन से शुरुआत करें? टेल मी, कौन से क्वेश्चन से शुरू करना चाहते हो? शेयर वाले क्वेश्चन कि डिबेंचर बॉन्ड वाले क्वेश्चन? चलो कुछ बच्चे शेयर ही बोल रहे हैं, तो शेयर वाले क्वेश्चन पहले करते हैं। ठीक है बॉस, शेयर वाले क्वेश्चंस पहले करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आई मस्ट से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ही आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, हाईलाइट क्वेश्चन किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। सर एडवांस अकाउंट्स के रिवीजन होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। रिवीजन नहीं होंगे क्या? होंगे, 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 पर ये रिवीजन टेंटेटिवली 20 तारीख के बाद स्टार्ट होंगे। सर सिंगल एंट्री नेक्स्ट प्लीज, ये मैं डिसाइड कर लूंगा, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि मैं नेक्स्ट क्या करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। On 1st January 11, Singh had 20,000 equity shares in X Limited. ओपनिंग बैलेंस है सिंह भाई के पास, सिंह जी के पास, सिंह साहब के पास 20,000 इक्विटी शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस है इन एक्स लिमिटेड, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 10 है बट देयर बुक वैल्यू वाज 16। 1 जून को, अब आप ध्यान से देखो, ये 1 जनवरी है, मतलब यहां पर 1 जनवरी सिंह साहब के लिए कैलेंडर ईयर चल रहा है, ठीक है ना? 1 जून को सिंह साहब ने 5,000 इक्विटी शेयर्स और परचेज किए इन द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ 4। अब प्रीमियम ऑफ 4 का मतलब हुआ कि 10 रुपए का अगर नॉमिनल वैल्यू है तो 4 रुपए ऐड कर दो, 14 रुपीज के हिसाब से उन्होंने शेयर परचेज किए। फिर 30 जून को डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। दीज वर रिसीव्ड ऑन 2 अगस्त। एक काम करते हैं, आगे का नहीं पढ़ते हैं, ये 2-3 ट्रांजैक्शन जो लिखे हुए पहले अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो मैं आपको पहले फॉर्मेटिंग समझा दूं, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग नहीं समझाऊंगा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग बोलोगे बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह, बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ऐसा। ईयर एंडेड 31 December
लास्ट में यही बोल रहा होगा, देखना 31 दिसंबर 11, ऐसा ये फॉर्मेट में आपके होना चाहिए। अब इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा ये आप एक अकाउंट बनाओगे सबसे पहले, ठीक है, ये अकाउंट बनाओगे आप सबसे पहले और इसमें लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद आप यहां से करना शुरू करोगे वर्किंग नोट्स, आप यहां से शुरू करोगे वर्किंग नोट्स, ठीक है ना। चलो वर्किंग नोट करना शुरू करोगे। सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंस बता रहा है तो उसका कोई वर्किंग नोट बनने की कोई मतलब ही नहीं है। 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जन टू बैलेंस, 1 जन टू बैलेंस 20,000 नंबर्स, डिविडेंड कुछ भी नहीं आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हुई है 16 रुपए, तो 20,000 इंटू 16 ये आ जाएगा 3,20,000, ये आ जाएगा 3,20,000। कितने बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, रेज योर हैंड। कितने बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, नलायक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस देखते जा रहे हो। अगर तुम बस देखते जा रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, बुरा मत मानना, पास शायद नहीं हो पाओगे, पास तो नहीं हो पाओगे शायद, बुरा मत मानना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद सिंह साहब परचेज 5,000 इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ 4। अब इतने छोटे से पॉइंट का कोई वर्किंग नोट बनाने का सेंस नहीं है, तो अपन वर्किंग नोट नहीं बना रहे हैं इसका। 1 जून, यार जून को मैं 1/6 लिख देता हूं यार शॉर्ट में यार, 1 जून, सॉरी 30 जून लिखा है, 30 जून लिखा है। टू बैंक, कितने परचेज किए, कितने परचेज किए, कितने परचेज किए, 5,000 परचेज किए, कितने रेट के हिसाब से, 16 रुपए के हिसाब से, मतलब 80,000 गाइस, अंडरस्टूड और नॉट, 80,000 वर्किंग नोट बनाने की एज सच कोई नीड नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद आगे चल के बोनस, सॉरी 1 जून ही था यार, वो 30 जून नहीं था, 1 जून ही था, 30 जून तो अलग था कुछ। हाँ 2 अगस्त को उसको बोनस मिला, तो 2 अगस्त को बोनस मिला, तो 2 बोनस, ठीक है। बोनस का वर्किंग नोट जरूर बनेगा। बोनस इशू, बोनस इशू किस पे मिलेगा, आप देखोगे हमारे आपके पास शेयर कितने हैं, 20 और 5, 20 और 5 कितने शेयर है, 25, तो 25,000 नंबर्स पे बोनस कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 5, बोनस कितना मिलेगा, 25,000 डिवाइड बाय 5, मतलब बोनस मिलेगा 5,000 नंबर्स, ठीक है ना। तो बोनस मिलेगा 5,000 नंबर्स, बोनस मिलेगा 5,000 नंबर्स। सर 70,000 ऑन 1 जून, 70,000, अरे यार शिट, मैंने 16 रुपए से मल्टीप्लाई किया क्या, हाँ मैंने 16 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 रुपीज से मल्टीप्लाई करना था, हाँ सॉरी 14 रुपए से मल्टीप्लाई करना था, इंटू 14 करना था, राइट। उसके बाद बोनस, बोनस कितना मिला 5,000 और वैल्यू वाइज 0, बोनस कितना मिला 5,000 वैल्यू वाइज 0, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा सकते हो, ठीक है ना। बोनस मिल गया, अब बोनस के बाद अपन आगे बढ़ते हैं 2 अगस्त को, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, द टर्म्स ऑफ राइट इशू, राइट शेयर्स वर टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑन 10 अगस्त। Right issue would entitle the holders to subscribe to additional equity in the company at the rate of 1 share per every 3 held, 1 share per every 3 hold at 15
the whole sum being payable by 30th September. Existing shareholders were entitled to transfer their rights to the outsider either wholly or in part. Singh exercised his option under the issue for 50% of the entitlement, and the balance of the right he sold to Anand for a consideration of ₹1.5 per share. तो अब आ जाओ अपन बोनस के बाद राइट इशू की वर्किंग करेंगे. बेटा राइट इशू जब निकलेगा तो आपके पास पहले कितने नंबर ऑफ शेयर है? 20 + 5 + 5 कितने हुए? 30. यस, राइट इशू बोनस के ऊपर भी लगेगा. 20 + 5 + 5 तो कितना हुआ? 30. 30 और शेयर रेशियो क्या है? 1/3 हेल्ड, तो डिवाइड बाय 3 × 1 तो कितना मिलेगा आपको? 10,000 नंबर्स. 10,000 नंबर्स. और इन 10,000 नंबर्स में से आपने सब्सक्राइब कितना किया? सब्सक्राइब कितना किया? 50%, मतलब 5,000 नंबर. ठीक है ना? कितने के हिसाब से? कितने के हिसाब से बेटा? 15 रुपए के हिसाब से, 15 रुपीज के हिसाब से. और बाकी का आपने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, रिनाउंस कर दिया, ट्रांसफर कर दिया 50%. 5,000 नंबर कितने के हिसाब से? 1.5 रुपीज के हिसाब से, 1.5 रुपीज के हिसाब से. तो 5,000 × 1.5 मतलब 7,500. 7,500 रुपीज कहां जाएगा? P&L में जाएगा बेटा. जनरल रूल, रूल नंबर 3 याद रखो, यहां पर तुम्हारा रूल नंबर 3 लगेगा. जनरल रूल जब तुम राइट शेयर्स को सेल करते हो तो वो तुम्हारा P&L में जाएगा. रूल नंबर 3, रूल नंबर 3. हाँ, अगर राइट इशू के बाद एक्सरसाइज प्राइस गिर गई और एक्सरसाइज प्राइस तुम्हारे गिर गई, जितने में तुमने परचेज किए थे शेयर उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस गिर गई, तो डेफिनेटली फिर वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा. बाकी आपका यहां पर कितना आएगा? 5,000 × 15, ये आएगा 75,000. तो 30th 9 को टू बैंक, 30th 9 को टू बैंक कितना आएगा? 5,000 और 75,000. ठीक है ना? वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2. ठीक है, वर्किंग नोट 2. क्लियर बेटा? ये इस तरीके से आप वर्किंग नोट साथ साथ में बनाते जाओ, ज्यादा बेटर है. ठीक है, याद रखना तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? सिर्फ मार्क्स ही नहीं, वर्किंग नोट अगर सही हुआ तो अकाउंट तो तुम आराम से बना ही लोगे. अकाउंट का क्या है, आराम से बना लोगे. थैंक यू बेटा. सुमैया बेगम, थैंक यू सो मच. आई वॉज ट्राइंग टू अटेंड योर लाइव सर, फाइनली आई डिड. सब स्टूडेंट्स की लाइफ इजी बनाने में बहुत शुक्रिया जय सर. थैंक यू, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपके ये शब्द सुनकर, थैंक यू सो मच. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011. 31st March 2011 लास्ट ईयर का डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड. ठीक है, एट द रेट ऑफ 15% वॉज डिक्लेयर बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय सिंह ऑन 20 अक्टूबर. ठीक है ना? तो डिविडेंड मिला. अब मुझे बताओ, आप अकाउंट बना रहे हो तो मुझे बताओ डिविडेंड किस पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा. बताओ. पहले 20,000 पे डिविडेंड मिलेगा? हाँ मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. दूसरे बैंक जो आपने परचेज किए थे उस पे डिविडेंड मिलेगा? हाँ मिलेगा, उस पे डिविडेंड मिलेगा. पहले वाले पे मिलेगा, दूसरे वाले पे मिलेगा. ठीक है. तीसरे बोनस पर डिविडेंड मिलेगा? नहीं. राइट पर डिविडेंड मिलेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि डिविडेंड लास्ट ईयर का है. डिविडेंड लास्ट ईयर का है. डिविडेंड लास्ट ईयर का है. आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? डिविडेंड लास्ट ईयर का है. डिविडेंड लास्ट ईयर का है. चलो एक बात तो ये समझ में आ गई. अब जब डिविडेंड मिलेगा ओपनिंग पर और नए शेयर पर, तो मुझे बताओ कौन से के ऊपर प्री होगा, कौन से के ऊपर पोस्ट होगा? ओपनिंग मतलब ये शेयर आपके पास बहुत पहले से रखे हुए. ओपनिंग शेयर है मतलब ये शेयर आपके पास बहुत पहले से रखे हुए. डिविडेंड भी पिछले साल का है, तो इसका मतलब इस डिविडेंड, इस शेयर के ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो कौन सा होगा? पोस्ट पर होगा. और ये शेयर आपने करंट ईयर में परचेज किए हैं 1 जून को. डिविडेंड लास्ट ईयर का है. शेयर आपने लास्ट, आपके पास आपका जो डिविडेंड है इस 5,000 के ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है वो किस पीरियड का है? लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर में आपके पास ये शेयर थे क्या? नहीं थे, मतलब प्री. ठीक है.
आई मेरी बात समझ में? तो चलो तीसरा वर्किंग नोट बनेगा, तीसरा वर्किंग नोट बनेगा डिविडेंड ऑन 20,000 प्लस 5,000 नंबर्स। तो डिविडेंड ऑन 20,000 नंबर्स इज पोस्ट एक्विजिशन। कितना आएगा? डिविडेंड का रेट कितना था? 15%। 20,000 इंटू 10 इंटू 15%, 30,000। डिविडेंड ऑन 5,000 नंबर प्री एक्विजिशन, 5,000 इंटू 10, 15%, 7,500। चलो बोलो। और ये डिविडेंड कब मिला आपको? डिविडेंड कब मिला आपको? 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को यहां पर आ जाएगा 20th ऑफ अक्टूबर बाय बैंक, 7,500 प्री और 30,000 पोस्ट। तो जो पोस्ट होगा वो डिविडेंड वाले कॉलम में, डिविडेंड का कॉलम मतलब इनकम कॉलम, ठीक है। ब्रैकेट में आएगा वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट 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 पे आते हैं। एफ, ऑन 1 नवंबर सिंह साहब सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। अब आपका यहां पर रूल नंबर 11 भी लग रहा है। जब आप शेयर सेल करते हो तो सेल करने से पहले एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ती है, और एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको डिविडेंड प्री एक्विजिशन का लेस भी करना पड़ता है। तो अब आपको सबसे पहले आपको एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर सेल। तो क्या क्या करोगे? कुछ नहीं सर, बहुत इजी है। जो डेबिट साइड में है उनको प्लस कर दो, और जो क्रेडिट साइड में उनको माइनस कर दो, सीधा। जो डेबिट साइड में प्लस कर दो, क्रेडिट साइड में माइनस कर दो, डेबिट साइड में प्लस कर दो, क्रेडिट साइड में माइनस कर दो। जल्दी करो, डेबिट साइड में प्लस, क्रेडिट साइड में माइनस, ठीक है। चलो जल्दी करो। 320, 70 और 75, 320, 70, 75 और माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय डेबिट साइड में क्या क्या है? 25, 15, 35, करो। ये आ गया 13.07, 13.07 becomes 13.07 becomes 13.07 becomes the average cost. And now what you need to do? Gain oblique loss on sale. अब आपको गेन और लॉस निकालना है सेल पर। तो सेल करते वक्त उसने कितने में सेल किया? 13 पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, प्रीमियम मतलब 13 रुपीज। तो 13 माइनस 13.07 इंटू 20,000, ये आ जाएगा 1400, 1400 का लॉस, 1400 का लॉस, 1400 का लॉस, ठीक है। तो चलिए आइए इसको दिखाते हैं। कौन सी डेट पे सेल किया है? 1 नवंबर को, 1 नवंबर बाय बैंक। कितना सेल किया? 20,000। डिविडेंड छोड़ो, 20,000 इंटू 13 रुपीज, ये आ गया 260। बेटा हमेशा मैंने कहा है यहां पर सेल प्रोसीड्स आएगा, यहां पर सेल प्रोसीड्स आएगा ऑलवेज। और 1 नवंबर को बाय लॉस,
बाय लॉस आएगा 1400, लॉस आएगा 1400 जो कि होगा वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5 1400। तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। आया समझ में कि नहीं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको क्या करना है, लास्ट में वो कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन 31 December इज 14, ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वॉज ₹14। सर इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस ये है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपका AS 13 से, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर AS 13 से कनेक्टेड होने के कारण AS 13 कहता है कि अगर आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट मतलब जिनको आप विद इन 12 मंथ सेल करोगे, जो आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है विद इन 12 मंथ सेल करोगे, आप उन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस शीट डेट पर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे दिखाओगे, लोअर 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 विच एवर इज लोअर पे दिखाओगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 14 है, कॉस्ट चेक करना पड़ेगा। बेटा कॉस्ट चेक करने के लिए आपने ऑलरेडी एवरेज कॉस्ट निकाल के रखा है सेल से पहले, पर वो सेल के बाद तो चेंज हो गया होगा ना, नहीं चेंज हुआ होगा, आपका चेंज नहीं होता है, सेल करने के बाद आपका कॉस्टिंग चेंज नहीं होता है, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। तो कॉस्टिंग आपका शेयर का है 13.07, जबकि आपका मार्केट प्राइस है 14, तो विच एवर इज लोअर क्या हुआ 13.07, मतलब आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अब आप बस बैलेंसिंग कर सकते हो 31/12 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस कैरिड डाउन करते वक्त 35,000 नंबर्स थे, 20,000 माइनस हो गए, तो आपके पास बचे 15,000 नंबर, और रिमेनिंग बैलेंस 320 70 75 माइनस 7500 माइनस 260 माइनस 1400, मतलब ये हो गया 196,100, 196,100। एक मिनट एक काम करो, 196,100 डिवाइड बाय 15,000 करो, 196,100 डिवाइड बाय 15,000, प्लीज प्लीज प्लीज, 196,100 डिवाइड बाय 15,000 करो 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 करो, 196,100 डिवाइड बाय 15,000 करो, कितना हो रहा है 13.07। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि सेल करने के कारण आपके कोई एवरेज कॉस्टिंग बदल नहीं जाएगी, वही रहेगी, तो आपको बार बार आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया डन, ये हो गया क्वेश्चन डन। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, क्लियर? सर जुकाम में भी आपका टीचिंग स्टाइल नहीं गया है, बस दुआएं हैं आपकी बेटा सबकी। चलो ये हो गया, मैं आपको एक और मस्त मजा वाला क्वेश्चन करवाता हूं, मजेदार क्वेश्चन, झमाझम क्वेश्चन करवाता हूं, झमाझम क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, एक झमाझम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ, यस क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया तो मोटा मोटी आप ये मान लो कि फिर आपको ज्यादा शेयर्स के क्वेश्चन में टेंशन नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं देखूंगा कि ब्रोकरेज वोकरेज कहीं अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो मैं करवा लूंगा, ब्रोकरेज वगैरह का ध्यान रखते हुए, मतलब फिर आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, फिर शेयर वाले क्वेश्चन आपके मस्त तरीके से होते रहेंगे, झमाझम तरीके से होते रहेंगे। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 एक मिक्स क्वेश्चन है जिसके अंदर दो इन्वेस्टमेंट है, एक 10% गवर्नमेंट लोन और दूसरा शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं कंसीडरिंग शेयर वाला पार्ट ओनली, ओनली एंड ओनली शेयर वाला पार्ट, ठीक है ना? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो डिवेंचर वाला पार्ट है, लोन वाला पार्ट है, वो हम बाद में देख लेंगे, पर पहले अपन अभी शेयर वाला पार्ट कर रहे हैं 50, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 पर्पल लिमिटेड इंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2021 में पर्पल लिमिटेड को फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हुए। पर्पल लिमिटेड ने फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस लिए। 1 अप्रैल 2020 हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो 10% गवर्नमेंट लोन है। 1 अप्रैल 2020 परचेज 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच इन XY लिमिटेड फॉर ₹126। ठीक है। फिर 1 अक्टूबर किसी काम का नहीं है। 1 जनवरी 21 आएगा, ये 21 आएगा बेटा, इसको 21 करना है, ये 21 है। 1 जनवरी 21। XY Limited made a bonus issue of 4 equity shares for every 3 shares held. ठीक है। Purple Limited sold all the bonus shares for ₹10 each. ठीक है। उसके बाद 1 March 2021 received dividend at the rate of 22% on the shares in XY Limited for the year ended 31st December 2020. Prepare investment accounts in the books of Purple Limited. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा हूं मैं। शेयर्स वाला पार्ट, शेयर्स वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा हूं, शेयर्स वाला पार्ट। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ध्यान से देखना, एक बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 पर्पल लिमिटेड इंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब पर्पल लिमिटेड एक इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर का जो ईयर एंडिंग है वो मार्च है, ये समझ में आ रहा है। तो हमने बोला ठीक है भाई, इसका ईयर एंडिंग मार्च है, मतलब 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, ये हमारा ईयर एंडिंग है। इस ईयर में हमने शेयर कब परचेज किया? 1 अप्रैल को ही, मतलब हम अपने बिगिनिंग में ही परचेज कर रहे हैं। परचेज इज इक्वल टू 6000 नंबर्स। फिर इसके बाद आपको जनवरी 21 में बोनस मिला, तो यहां 1 जनवरी को आपको बोनस मिला। बोनस कितना मिला? 4 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, 4 फॉर एवरी 3, 4 फॉर एवरी 3, ठीक है ना, मतलब 8000, मतलब 8000 नंबर्स, मतलब 8000 नंबर्स, 8000 नंबर्स के ऊपर आपको बोनस मिला। 8000 नंबर्स के ऊपर आपको 8000 नंबर ऑफ शेयर्स का बोनस मिला आपको, ठीक है। और आपने उसको बेच भी दिया, ठीक है, बोनस मिला एंड सेल एट 10, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अजीब बात तो तब होगी जब आप लास्ट वाली बात पढ़ोगे, ये वाली बात पढ़ो, 1 मार्च वाली। 1 मार्च रिसीव्ड डिविडेंड at the rate of 22% on the shares in XY for the year ended 31st of December। क्या क्या बोल रहा है? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। यहां कह रहा था ईयर एंडेड 31st मार्च, अब यहां कह रहा है डिविडेंड दिया XY ने फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर। मतलब ये कि पर्पल लिमिटेड जो इन्वेस्टर है उसका ईयर एंडिंग मार्च में होता है, बट जो XY लिमिटेड है जो इशूइंग कंपनी है उसका ईयर एंडिंग दिसंबर में होता है। ओ भाई साहब, गजब 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 हुई गवाह, गजब हुई गवाह, गजब।
आरपी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आरपी। खुशी सर इंटरिम डिविडेंड होगा क्या? नहीं नहीं बच्चा नहीं, बोनस पे तो शेयर नहीं, डिविडेंड नहीं मिलेगा, बोनस पे नहीं मिलेगा। पर बात कुछ और चल रही है। पहले तो अपन मार्च के ऊपर आ जाए। फर्स्ट मार्च में डिविडेंड मिला 22%। अरे डिविडेंड कौन से साल का था? डिविडेंड कौन से साल का था? ईयर एंडेड 31 दिसंबर की गजब हुई गवाह, 31 दिसंबर 2020। कहने का मतलब पर्पल लिमिटेड का जो ईयर एंडिंग है, पर्पल लिमिटेड, पर्पल का जो ईयर एंडिंग है वो मार्च है, और XY लिमिटेड का जो ईयर एंडिंग है, XY का जो ईयर एंडिंग है वो दिसंबर है, वो दिसंबर है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब आप पर्पल लिमिटेड के हिसाब से तो आपका ईयर एंडिंग ये हो रहा है, आप XY का चेक करो। XY का ईयर कहीं ना कहीं 1 जनवरी मतलब यहां पर खत्म हो रहा है, ये आपकी 31 दिसंबर 2020 है, और कहीं ना कहीं यहां शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 2020। तो दिस इज द ईयर ऑफ XY। Am I right, baby? Am I right, baby? And this is the year of purple. Am I right, baby? अब इतना सब कुछ लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है मुझे, मुद्दा यह है कि XY लिमिटेड का जो ईयर है वो दिसंबर में खत्म हो रहा है। तो बस ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। डिविडेंड तुम्हें पहले तो बताओ 6000 पे मिलेगा? हाँ। डिविडेंड तुम्हें बोनस पे मिलेगा? ना, क्योंकि बोनस 1 जनवरी करंट ईयर हमारा नए साल में आया है, तो बोनस 1 जनवरी में आया है। ओ माय गॉड, जो डिविडेंड होगा वो बोनस पे कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड मिल रहा है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब ईयर एंडिंग दिसंबर, जबकि बोनस हुआ है नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को, 1 जनवरी, मतलब डिविडेंड बोनस पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो समझ में आया, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 22% बिलोंग्स टू ईयर एंडिंग December 2020, therefore no dividend on bonus issue, since bonus issue date is 1 जनवरी 21। एक बात तो ये समझ में आई, एक बात तो ये समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं? ये समझ में आई एक बात तो। दूसरी बात, मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, ध्यान से देखना। दूसरी बात, अब डिविडेंड किस पीरियड का है? सर दिसंबर एंडिंग का है। कब से शुरू हुआ? जनवरी से शुरू हुआ, तो डिविडेंड जनवरी से दिसंबर का है, 6000 पे कैलकुलेट होगा। बिल्कुल। अब आपको वही सवाल पूछना है जो सवाल मैंने आपको लिखवाया था, ये वाला सवाल पूछो, ध्यान से मुझे इसका जवाब दो। ये सवाल अपने आप से पूछो, बस आपको सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो जिस पीरियड का है, कौन से पीरियड का है? जनवरी से दिसंबर। उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे? हां थे, पर मिड से थे। ध्यान से जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो जिस पीरियड का है, डिविडेंड जो है वो जनवरी
टू दिसंबर का है। उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे, हाँ थे, पर मिड में थे, पर मिड में थे, पर मिड में थे, मतलब 3 मंथ्स। शेयर परचेज करने से पहले का पीरियड है 3 मंथ्स और शेयर परचेज करने के बाद का पीरियड है 9 मंथ्स। तो 3 मंथ्स हो जाएगा प्री, 9 मंथ्स हो जाएगा पोस्ट। आरपी ने सही जवाब दिया था। क्लियर हुआ? मैं तुझे जाने ना दूंगा। चलो, डिविडेंड ऑन 6000 नंबर्स, सम डिविडेंड ऑन 6000 नंबर्स। चलो कैलकुलेट करो। एक बात बता दूं मैं आपको, डिविडेंड का फेस वैल्यू 5 रुपए है, ये भी ध्यान रखना। गलती से 10 रुपए मत कर देना। फेस वैल्यू एक बार देख लिया करो, क्वेश्चन में ना दिया हो तो फिर फेस वैल्यू 10 रुपए ले लिया करो। भैया डिविडेंड का फेस वैल्यू 5 रुपए का है, ठीक है। चलो, तो मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, इसको डिवाइड कर दो यार, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, मैं सारे राज अपने तुझको दे दूंगा। पता नहीं क्या है ये मुझको पागल कर दिया, पता नहीं क्या है तूने ना मेरा लगता जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। चलो जल्दी बनाओ, अब बस खेल खत्म हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट। 1 अप्रैल टू बैंक 6000, 6000 कितने में? 126, ठीक है। उसके बाद बोनस 1 जनवरी टू बोनस 8000 0, 8000 0, ठीक है। बोनस के बाद बोनस को बेच भी दिया, अबे बोनस को बेच दिया। 1 जनवरी बाय बैंक, बोनस 8000 को बेच दिया। कितने में बेचा? 10 रुपए में। सर तो पूरा गेन हो गया ना, क्योंकि बोनस 0 का था। अबे एवरेज कॉस्ट निकलता है, ऐसे नहीं होता कि बोनस को बेच दिया बस खत्म। शेयर्स के केस में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट निकालो जल्दी। 126 डिवाइडेड बाय 14, 9 रुपए, ठीक है। कितने में बेचा? 10 रुपए। तो 10 माइनस 9 इंटू 8, तो 8000 का गेन। सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे? अबे पहले बेचा है, डिविडेंड बाद में मिल रहा है, माइनस क्यों करेगा बे? $80,000 फर्स्ट टू गेन 8000, ठीक है। उसके बाद मार्च में 1 मार्च बाय बैंक, कितना आया? 1650 प्री और 4950 पोस्ट। Oh my God, oh my God,
क्या होगा? बस खेल खत्म, हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च था, बाय बैलेंस 6000 और 126 प्लस 8 माइनस 80 माइनस 1650, ये हो जाएगा 52,350, ठीक है। और यहां पर 31 मार्च टू पी एंड एल क्यों 4950 सीधा आपका पी एंड एल में जाएगा। पिछले क्वेश्चन में करना भूल गए थे, याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमें करना था। ये जो 30,000 था, ये कायदे से हमें 31/12 को यहां पर टू पी एंड एल करना था 30,000, ठीक है। ये करना भूल गए थे पिछले क्वेश्चन में। 30,000 जो आपका डिविडेंड था उसको भी बैलेंसिंग करना था, तो हमने उसको भी यहां पर बैलेंसिंग इसको यहां पर कर दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हाँ बेटे, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं शेयर्स वाले जो आपको करने चाहिए, जिसपे ब्रोकरेज वगैरह कुछ आ सकता है। $51 जरूर ट्राई करना, 51 का ट्राई करना बिल्कुल, उस पर भी ब्रोकरेज है। पर याद रखना 51 में एक पॉइंट है, जयश्री हैज परचेज अबाउ शेयर्स 15% एंड पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 2% एंड स्टैम्प ड्यूटी 1%। मतलब परचेज करते टाइम ब्रोकरेज है, पर आप सेल करते टाइम देखो, जयश्री ऑल्सो सोल्ड 10,000 शेयर एट 25% ऑन 1 नवंबर, और कोई ब्रोकरेज का चक्कर नहीं है बाबू। परचेज करते टाइम पे ब्रोकरेज है, सेल करते टाइम पे चक्कर नहीं है बाबू। देखो इंस्टीट्यूट कैसे उलझा रहा है। परचेज करते टाइम पे ब्रोकरेज है, परचेज करते टाइम पे ब्रोकरेज है, और सेल करते टाइम पे नो ब्रोकरेज, नो ब्रोकरेज। तो ये क्वेश्चन करना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसको आप ट्राई करना 51 को। अरे जवाब दो ना नालायकों, कुछ तो कमेंट लिखो, चैट लिखो। नालायक, नालायक, नालायक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं ब्रोकरेज वाला कोई क्वेश्चन, हाँ ये रहा ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन 48 भी है। तो 48 में ध्यान से देखो, 48 में आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, इसको छोड़ो, इस पे आते हैं। 48 में आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 48 में आपने परचेज किया, 1% का ब्रोकरेज है, 1% का ब्रोकरेज है, 5 मिनट्स, 1% का ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज ऑफ 1% परचेज करते टाइम, ठीक है ना। सर ये कम राइट बोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? सर ये कम राइट बोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट 230 का निकालोगे। शेयर उसने कम राइट बेसिस पे खरीदे, सर इसका कोई मतलब है क्या? रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर आप शेयर कम राइट बेसिस पे खरीदते हो और बाद में आपने राइट को सब्सक्राइब नहीं किया, बेच दिया, और बाद में अगर आपके शेयर की वैल्यू एक्स राइट वैल्यू गिर गई, तो जो भी आपने राइट ऑफर बेचा था, तो बेचने से जो पैसा मिला वो इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, इसलिए वो कम राइट दे रहा है, बस और कुछ नहीं। पर आगे चल के देखो, डिविडेंड मिला आपको, ठीक है ना, डिविडेंड मिला आपको, डिविडेंड आपको मिला नो डिविडेंड ऑन राइट इश्यू बोनस, वो ठीक है। सोल्ड 7,000 शेयर्स 260, ब्रोकरेज 1% वाज इनकर्ड एक्स्ट्रा, ब्रोकरेज 1% इनकर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, रिसीव इंटरिम डिविडेंड 3 पर शेयर। अच्छा एक चीज ना, एक चीज जरूर याद रखना, एक चीज जरूर याद रखना, एक चीज जरूर याद रखना, प्लीज 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 प्लीज, एक चीज बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। ये जो रूल नंबर 6 है ना, ये जो रूल नंबर 6 है ना, इसके अंदर एक और चीज लिख लेना, एक और चीज लिख लेना कि इंटरिम डिविडेंड ऑलवेज ट्रीटेड एज पोस्ट ओनली। ये प्लीज ध्यान रखना, ये याद रखो, इंटरिम डिविडेंड आप हमेशा पोस्ट मानोगे, इंटरिम डिविडेंड आप हमेशा पोस्ट मानोगे।
इंटरिम डिविडेंड आप हमेशा पोस्ट मानोगे, ठीक है ना। तो आपको जो मैंने ये क्वेश्चन बोला है, क्या ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैं भूल गया यार, अरे यार मैं भूल गया, अरे यार कौन सा क्वेश्चन था यार, आई थिंक ये था, नहीं कौन सा नंबर क्वेश्चन था दे, कौन सा क्वेश्चन था बे, हाँ 48 क्वेश्चन 48। तो इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 2021। तो ये आपका इंटरिम डिविडेंड पोस्ट होगा, याद रखना ये पोस्ट होगा ऑलवेज। लास्ट में आपको ये 260 रुपए की मार्केट वैल्यू क्यों दिए बताओ, कौन बताएगा, 260 रुपए की मार्केट वैल्यू आपको क्यों दिए बताओ, 260 रुपए की मार्केट वैल्यू क्यों दिए बताओ, नीचे लिखा भी है, बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना, जल्दी बोलो। करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू क्यों दिए, क्योंकि विच एवर इज लोअर करते हैं मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। पर आगे बोल रहा है मिस्टर जेड ऑन 15th May 21 बाद में Z decided to reclassify the investment in equity of Z Limited as long-term investment. On 15 May, the share were quoted on the stock exchange 180. आप करंट से लॉन्ग टर्म में ले जा रहे हो, करंट से लॉन्ग टर्म में जब रिक्लासीफाई करते हैं, जब करंट से लॉन्ग टर्म में रिक्लासीफाई करते हैं तो आपको करना पड़ता है फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो ये AS 13 का पार्ट है, ये AS 13 का पार्ट है, डोंट वरी, ये आप इसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। कुल मिला के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 14 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करना, मस्ट ट्राई, आई मस्ट से। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आप ट्राई, देखो ट्राई करने ऐसे तो यार एग्जामिशन लानी है, तो मैं तो आपको बोल रहा हूं जो भी मैंने हाईलाइट किए वो सब क्वेश्चन ट्राई करो। डिबेंचर वाले, बॉन्ड वाले अगर अभी नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ठीक है ना, वो मैं आपको करवाऊंगा कल की क्लास में, आपको मैं बाकी का डिबेंचर और बॉन्ड वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, वो मेरा काम है। बट आई मस्ट से कि शेयर वाले क्वेश्चन जहां जहां आपको दिखे, भले फिर मैंने हाईलाइट नहीं भी करवाया हो, आप प्लीज कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस, ट्राई, ये भी मस्ट ट्राई। और हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट भी आए, तो ये क्वेश्चन भी मस्ट ट्राई है, जरूर ट्राई करना बेटा। शेयर वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ब्रोकरेज रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि ब्रोकरेज परचेज के टाइम पे ऐड होता है, सेल के टाइम पे लेस होता है। इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, जब भी मिलेगा वो पोस्ट माना जाएगा, ठीक है। बस सर हाईलाइटेड वाले कर ले तो इनफ होगा, बिल्कुल इनफ होगा, बिल्कुल। बट मैं ये भी बोलूंगा अगर हाईलाइटेड करने के बाद इफ यू फील लाइक कि यार कॉन्फिडेंस मुझे और चाहिए, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा हो रही है एक दो और करूं, तो मैं आपको बोलूंगा एक दो कर लेना, निपटा लेना। ये मत सोचना कि बस जय सर ने जो हाईलाइटेड दिए बस वही करने। मैं आपको बोलूंगा हाईलाइटेड जो दिए वो मैंने सब आड़े तिरछे वाले दिए, जिसमें कुछ ना कुछ है इंपॉर्टेंट, और जो हाईलाइटेड नहीं है वो उनसे सिंपल है। बट प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चन भी करना जरूरी है, जिसके आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बस इससे आगे मैं आगे बात नहीं करूंगा, अभी यहीं पर खत्म करते हैं, कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफ़िज़। किसी बच्ची ने बोला था सर रुकना, दीपा मिश्रा, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच बेटा। किसी बच्ची ने बोला सर रुकना, पता नहीं वो बच्ची कहां गई, खुशी थी या कौन थी। टेक रेस्ट एंड गेट वेल सून, बिल्कुल। खुशी सर एक जूम सेशन करिए ना, बिल्कुल ठीक है, जूम सेशन भी करेंगे प्लान, बिल्कुल 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 जूम सेशन प्लान करेंगे। आप रैपिड रिवीजन बैच वाले बच्चों के साथ एक जूम सेशन प्लान कर लेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच बेटा, आपका बहुत बहुत प्यार। और प्लीज 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 जाने से, लेक्चर खत्म करने से पहले, जाने से पहले, लॉग आउट करने से पहले लाइक करके जाओ, और प्लीज अपने 4-5 दोस्तों के साथ शेयर करके जाओ। बहुत मेहनत की है लेक्चर लेने में, बहुत मेहनत की है बुक बनाने में। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जरूर शेयर करिए और अपना प्यार हमेशा जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।